शुरुआत करते हैं हम आज के एडिटोरियल की। पहला जो एडिटोरियल है हमारा वो इंडियन एयरलाइंस से रिलेटेड है। इंडियन एयरलाइंस क्या काम करती हैं अपने खर्चा को कम करने के लिए, आपको सस्ती यात्रा करवाने के लिए। सबसे पहले तो उनको अपने खर्च में कटौती करनी होगी, लेकिन खर्च में आप कटौती कर ही रहे हो ना, तो ऐसी कटौती मत करो कि हमें आपकी सुरक्षा से समझौता करना पड़ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको टाइम टाइम में हवाई जहाज़ की मेंटेनेंस का काम करवाना है, स्पेयर पार्ट्स की मेंटेनेंस का काम करवाना है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो खर्च कम करने के चक्कर में आप अपनी मेंटेनेंस को, सेफ्टी को कम नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पर सलाह दिया जाता है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए उस रेगुलेटरी बॉडी को जिसका नाम है DGCA। ठीक है, ये इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम करती है। तो यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। तो DGCA के पास किसी भी प्रकार की टॉलरेंस नहीं होना चाहिए यदि जो एयरलाइंस है वो सीकिंग करती हैं कट कॉर्नर्स, सस्ते के चक्कर में जल्दबाजी अपनाना, और उसी के चलते चलते फिर आपकी यात्रा पता चला 2 घंटे की जगह 3 घंटे की हो गई। कई सारी जो एयरलाइंस की उड़ानें हैं उनको रद्द करना पड़ गया, या फिर कहीं पर दुर्घटनाएं सामने हमको मिल रही हैं। तो इस प्रकार की यदि कहीं भी घटना आ रही है तो DGCA उसको बिना टॉलरेंस के हैंडल करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो एविएशन से रिलेटेड कई सारी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, जैसे कि चिड़िया टकरा गई हवाई जहाज़ से। ठीक है, पायलट के जो सामने की कांच है वो क्रैक हो गई है। इसके अलावा कोई कंपोनेंट फेल हो गया है, इंजन कंप्रेसर कैसा हो गया है उसमें सर्ज देखने को मिला है, ब्लेड फेल हो गया है, या फिर फ्लाइट डेक इंडिकेटर और जो सिस्टम रिलेटिंग वार्निंग है उसमें समस्या है। फ्लाइट में डाइवर्जन करना पड़ रहा है हमको। ठीक है, हो सकता है अभी जाना था 2 घंटे के बाद जाएंगे, या फिर किसी और रूट के माध्यम से जाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ में मिड एयर इंजन शटडाउन्स करना पड़ रहा है, और परसुरेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पर फेस करना पड़ता है। ठीक है, प्रेशुरेशंस मतलब होता है दबाव वाली उड़ाने तक उनको फेस करना पड़ रहा है। तो पिछले कुछ टाइम से हम इस प्रकार की घटनाएं देख रहे हैं। ये हमें सीवियर टर्बुलेंस और भी ज़्यादा प्रॉब्लम कर दे रही हैं मानसून के सीजन में। इस प्रकार की जो एविएशन रिलेटेड घटनाएं इंडिया में हो रही हैं, ठीक है, हाल ही में हमें देखने को मिल रही हैं इस प्रकार की घटनाएं। और लास्ट 30 दिन की आप देख लोगे ना, तो इस दौरान तो और भी ज़्यादा घटनाएं हमें सामने आई। ठीक है, और ज़्यादातर जो घटनाएं हैं वो अफेक्ट करती हैं एयरलाइन को। ठीक है, इसी के चलते चलते कुछ चिंताएं हैं पैसेंजर की सेफ्टी को ले करके। देखिए, तो अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी। ठीक है, शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, इशू किया गया था रिसेंटली। किसको? स्पाइसजेट हवाई जहाज़ चलाने वाली एक कंपनी इसको। ठीक है, द कैरियर इन फोकस, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA ने क्या कहा था इसमें, सो कॉल्ड नोटिस जारी किया था, तो उसमें उसने कौन कौन सी समस्याएं देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले उसने उसका क्या देखा, लो कॉस्ट एयरलाइंस के ऑपरेशन को देखा। क्या सही में यदि ये ऐसा कदम उठा रहा है तो वो कितना सही है, कितना गलत है। यदि उसने आपको लो कॉस्ट एयरलाइन अवेलेबल कराया है तो इसका मतलब ये है सेफ्टी के जो मार्जिन से यहाँ पर डिग्रेडेशन हुआ है जब नोटिस उन्हें जारी किया। तो सेकंड नंबर की बात ये है, जो इंटरनल ओवरसाइट है ना, वहाँ पर काफ़ी पुअर सिस्टम हमको देखने को मिला था। तीसरे नंबर की बात यह है, जो मेंटेनेंस का एक्शन है बहुत कम हमको देखने को मिला है, या आप समझ लीजिए मेंटेनेंस का काम तो इसने बंद ही करवा दी, इसलिए आपको ये सस्ती यात्रा अवेलेबल करा रही है। फिर आगे DGCA ने ऐड करा था कुछ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट 2 सितंबर 2021 के। यहाँ पर आप फाइनेंशियल से रिलेटेड डेटा देखने वाले हैं। ठीक है, पहली बात ये बताया कि इनके पास में स्पेयर पार्ट्स की कमी है। दूसरी बात ये कहा था, ठीक, इसीलिए इन्वोकेशन ऑफ फ्लाइंग विथ ए मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट,
इसीलिए अब इसके हमारे पास जब स्पेयर पार्ट नहीं है तो हमें कम से कम इक्विपमेंट में अपनी फ़्लाइट को उड़ाना पड़ जा रहा है। इसका आंसर कंपनी की तरफ से क्या दिया जाता है, ठीक है। तो जो एयरलाइन मैनेजमेंट है इसने अपनी तरफ से बचाव किया, ठीक है, किसके माध्यम से, IATA ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट एयर कैरियर के माध्यम से। सेकंड नंबर की बात ये है, ठीक है, उनका ऐसा कहना है हमारे यहाँ जो फ़्लाइट की ऑपरेशंस हो रही हैं उसका स्केल किस प्रकार का है, ठीक है, कितना बड़ा पैमाने में ये सारा काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का डाटा कहता है देयर वर 5268 एयरक्राफ्ट मूवमेंट इन डोमेस्टिक सेक्टर। हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है यहाँ पर 5268 हवाई जहाज़ का मूवमेंट होते रहता है डोमेस्टिक एरिया में भारत के भीतर। 10 जुलाई की बात है, सच इंसिडेंट आर नॉट एविएशन। तो 10 जुलाई की जो घटना थी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हम उसको अस्वीकार कर दें, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, लगभग जो 30 इस प्रकार के जो एपिसोड्स हैं ना एक दिन में, विच सम ऑफिशियल सोर्स है बैक्ड द फीब लाइन। तो एवरेज इस प्रकार के जो 30 एपिसोड हो रहे हैं एक दिन में, इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, इसको सपोर्ट दे रहे हैं कौन, कुछ ऑफिशियल लोग भी कह रहे हैं कि नहीं ये बात सही है, इस प्रकार की घटनाएं वाकई में घटित होती हैं। अब जो मीट्रिक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, वो किस प्रकार से प्रॉब्लम वाला है यहाँ पर बताया जाता है। पहली नंबर की बात ये है, एविएशन के एक्सपर्ट भी इस बात से सहमत हो गए। दूसरी नंबर की बात ये है, आप तुलना नहीं कर सकते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ में और इवन ए कैटेगरी ब्रेकअप। आप ऐसा नहीं है कि हम हमारे देश की चीज़ों की तुलना वहाँ से कर रहे हैं, इंडियन एयरलाइंस की फॉरेन वाले स्टैंडर्ड के साथ में कर रहे हैं। तीसरी नंबर की बात ऐसी है, एकदम बेकार और जो डेंजरस है ना चीज़ें हैं, इनको तक एक्नॉलेज नहीं किया गया है, इनकी जड़ को तक अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सका, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर DGCA का एक एनुअल सेफ्टी रिव्यू आया था 2020 का, उसका 5वें नंबर का एडिशन में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं इसको आप देख लीजिए। पहली बात लिखानी है एग्जाम्पल के तौर पर, अंडर डिफिशिएंट मेंटेनेंस, सही तरह से मेंटेनेंस का नहीं होना पाया, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द मेंटेनेंस ऑफ इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है। मेंटेनेंस में डेफिशिएंट है तो सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है, जो मेंटेनेंस का काम है इसमें हमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करना है। दूसरी नंबर की बात क्या कही जाती है, टारगेट रखा गया था 2.6 का फॉर इंसिडेंट इन्वॉल्विंग कंपोनेंट फेलियर पर 10,000 फ्लाइट हावर, ठीक है। जैसे कि 10,000 घंटे की उड़ान है, उसमें से यदि सिस्टम फेल हो जा रहा है, कंपोनेंट फेल हो जा रहा है, तो 2.16 घंटे का नुकसान होना चाहिए। लेकिन हमने परफॉर्मेंस कितना अचीव कर पाया, 2.39 घंटे अचीव कर पाया। वहीं यदि हम बात कर लें मेंटेनेंस एरर पर 1000 फ्लाइट हावर की बात करें, ठीक है, तो 1000 फ्लाइट हावर, 1000 घंटे की उड़ान का हम एवरेज निकाल लें, ठीक है, एक टोटल 1000 घंटे निकाल रहे हैं, उसमें से कितने घंटे मेंटेनेंस के एरर में चले गए हमारे। टारगेट हमने रखे थे 1.43 घंटे, लेकिन इतना हम अचीव नहीं कर पाए, हम अचीव कर पाए हैं 1.46 घंटे। तो आप देख रहे हैं सामने कुछ और हो रहा है और अंदर कुछ और है। इसका मतलब ये है जो समस्या है ना वो काफ़ी छिपी हुई है। तो जो छिपी हुई समस्या है ना, इस समस्या से आप कैसे करके निजात पा सकते हैं। अब यदि आप आइडियल इकोसिस्टम की बात कर लें, एक आइडियल इकोसिस्टम में क्या होता है, कुछ इशू आते हैं सेफ्टी के साथ में और उसको एनालाइज किया जाता है टर्म ऑफ रेट ऑफ ऑकरेंस यूजिंग टायर कैटेगराइजेशन विद द गोल ऑफ रिडक्शन
टू मिनिमम लेवल। मतलब कि बात ऐसी है, कितना हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं, तय किए हैं, और उसमें से हम कितना अचीव कर पा रहे हैं। आइडियल सिस्टम, इकोसिस्टम हमारा ऐसा कहता है। अब दिक्कत वाली बात ऐसी भी है कि यदि सो कॉज नोटिस जारी किया गया था उस कंपनी को लेकर के, इसके बाद भी यदि ऑपरेशन जारी है डिस्पाइट ए सो कॉज नोटिस एंड ड्यूरिंग द मानसून, वो भी खासकर मानसून के सीजन, और ऐसे समय में इनका ऑपरेशन चल रहा है समस्या के साथ में सेफ्टी इंडिकेटर के एकदम समझौता करते हुए, कोरोना के दौरान बहुत कम लोग यात्रा कर रहे थे, खाली अपने देश ही वापस आना जाना हो रहा था उनको। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो एयरलाइंस की जो इंडस्ट्री है काफ़ी उसको नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब सारी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा लिया गया है, अच्छा खासा प्रोडक्शन होने लगा है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होने लगा है, टूरिज्म लोग एक दूसरे देश आ रहे हैं, स्टूडेंट लोगों का आना जाना लगा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जैसा कोरोना के पहले कंडीशन थी वही कंडीशन आज भी आ गई। कुल मिलाकर के बात कहा जाए तो इस एयरलाइंस में या फिर जो एविएशन सेक्टर है इसमें लोग पहले की तरह ही आना जाना करने लगे। यहाँ पर न्यू एयरलाइंस की एंट्री भी होते जा रही है। तीसरी नंबर की बात यह है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं, जो कंपनियां पहले से मौजूद हैं, वो एग्रेसिव हैं अपने हवाई जहाज़ के एक्सपांसन प्लानिंग को लेकर के। आज हमारे पास 3 थी, 3 से हम 7 कर दे रहे हैं। इस प्रकार से वो भी काफ़ी एग्रेसिव हो जा रही हैं। चौथे नंबर की बात यह है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत सेफ्टी के मामले में ऑडिटिंग नहीं करता, टाइम टाइम में उसकी ऑडिटिंग होते जाती है। इसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि फ़्लाइट का टाइमिंग बढ़ गया है। दूसरी नंबर की बात, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो रहा है, आग लग जा रही है, या फिर उनको अपना डाइवर्जन करना पड़ जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो DGCA है, इसको जो इस इंडस्ट्री को जो रेगुलेट करता है DGCA, उसको आप कैसा चाहते हो? वो होना चाहिए निम्बल एंड मोर विजिलेंट। उसको फुर्ती से काम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, तो देखा जाए ना तो एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सुरक्षा। थोड़ी सी भी चूक हो गई तो जितने भी यात्रा करने वाले लोग हैं सबकी मृत्यु होना निश्चित। ठीक है, तो एविएशन सेक्टर का पैमाना है सेफ्टी, और इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, ऐसा पहला एडिटोरियल हमारा बोलता है। इसके बाद वाला आर्टिकल हम देखने वाले हैं तमिलनाडु से यह संबंधित है। तमिलनाडु ने अपने हेल्थ और एजुकेशन में बहुत प्लानिंग के साथ में पैसा लगाया है, संसाधन का आवंटन किया है। इसी के चलते चलते तमिलनाडु रोग निवारण की दिशा में पूरे देश का लीडर बन गया है। ठीक है, तो हमारे जो अदर स्टेट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तमिलनाडु से शिक्षा ले सकती है कि हमें हेल्थ और एजुकेशन के मामले में किस प्रकार से काम करना चाहिए। यही इस आर्टिकल में यहाँ पर बताया जाता है। तो पूरी प्लानिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट की गई है तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में। तमिलनाडु बन गया है नेशनल लीडर इन डिजीज प्रिवेंशन। ठीक है, रोग के प्रिवेंशन के मामले में तमिलनाडु बहुत आगे निकल गया है। तो हाल ही में आप देखोगे तमिलनाडु का जो विज़न रखा गया है चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा, वो क्या चीज़ है, वो क्या सोच रखते हैं। पहली नंबर की बात ये है, पावर को वो अपने पास नहीं रखना चाहते, पावर को, धन को वो डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। जिस प्रकार से संविधान में पावर को, कानून बनाने की पावर को, इसके अलावा जो रिसोर्सेस हैं उनको बांट दिया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी पावर को ना डिसेंट्रलाइज करती, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट को मजबूत बनाना, उसको पावर देना, उसको रिसोर्सेज एलोकेट करना। ठीक इसी प्रकार से ग्राम पंचायत की भी बात आती। तो हमारी जो ग्राम पंचायत है ना, उनको भी सशक्त बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जो काम होता है, वहाँ जो लाभ पहुँचता है वो ज़मीनी लेवल का पहुँचता है। जैसे कि वैक्सीन लगाने की ही बात आप ले लीजिए।
यदि वैक्सीन लगवाने वाला जो प्रोग्राम है उसको आप पंचायत लेवल पर करवा रहे हो, ग्राम पंचायत को सारी सुविधा प्रोवाइड कर दे रहे हो, तो हर घर घर तक आप हर लोग को वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमें देखने को भी मिले। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के के स्टालिन, उनकी आखिर विज़न क्या क्या है? पहले नंबर की बात तो यही है कि वो डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं अपने हेल्थ को। ठीक है, हेल्थ का जो मैनेजमेंट है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेकर के जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस टाइमली इन द पोस्ट पैंडमिक एरा, और काम होना चाहिए कोरोना के बाद का जो कंडीशन चल रही है, हर चीज़ टाइमिंग में होना चाहिए। तमिलनाडु आज के टाइम में ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ स्टेट है ना, वहाँ से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गया है। इसलिए इस एडिटोरियल के जो राइटर हैं वो कहते हैं अपनी सरकार को जो सक्सेसिव कदम उठाए गए हैं, हाई प्रायोरिटी सरकार के द्वारा दी गई है हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को, तो इसके लिए वो सरकार को धन्यवाद देते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान क्या हुआ करता था, डॉक्टर लोगों को अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, क्या अनिवार्य किया गया था? रिपोर्ट एवरी केस ऑफ 24। ठीक है, हर 24 में से प्रत्येक केस को आपकी रिपोर्टिंग करना है। 25 नोटिफाइड कम्युनिकेबल डिसीज, 24 रोगों की लिस्ट है, इसमें से यदि कोई भी रोग आपको सामने आ रहा है कम्युनिकेबल डिसीज, उसको उसकी आप रिपोर्टिंग करिए, हेल्थ ऑफिसर को जानकारी दीजिए। ऐसा अंग्रेज़ों के राज में चला करता था। सेकंड नंबर की बात यह है, इससे क्या हो जाता था, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट था वो डिटेक्ट कर सकता था उस रोग को, काउंटिंग कर सकता था और काउंटर कर सकता था उस डिसीज़ को। उसके लिए वो इलाज का सुझाव करता था कि हमें इसको कैसे करके काउंटर करना। कंट्रोल कर सकता था आउटब्रेक एंड डॉक्यूमेंट ऑल डाटा। इसके बाद सब जितना भी डाटा प्राप्त होता था उसकी डॉक्यूमेंटेशन किया जाता था, उनका दस्तावेजीकरण किया जाता था। ऐसा चलता था ब्रिटिश राज के दौरान, ऐसा लेखक बताते हैं। तो जब भी कुछ एपिडेमिक्स आया था, ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एपिडेमिक। ठीक है, तो एक होता है एपिडेमिक और दूसरा होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक के बारे में तो हम जानते ही हैं, जिस प्रकार से कोरोना को हम पेंडेमिक बोल रहे हैं, तो कोरोना को पेंडेमिक कहने का मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना के केसेस एक ही टाइम में बहुत सारे देशों में हमको देखने को मिले थे। ठीक है, लेकिन जो एपिडेमिक रोग होते हैं वो हमारे देश में तेज़ी के साथ में फैलने लग जाते हैं, जैसे कि आज इस स्टेट में फैले, कल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फैलने लग जाएंगे। तो एपिडेमिक मतलब महामारी होता है। तो जब जो मेजर एपिडेमिक आए थे, तो जो सरकारी हेल्थ सिस्टम था उसने एज्यूम कर लिया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को। ठीक है, किसके माध्यम से? 1897 के एपिडेमिक डिजीज़ कंट्रोल एक्ट के माध्यम से। यदि कहीं पर भी महामारी फैल रही है तो उससे संबंधित जितने भी नियम कानून बनाए गए थे वो किस में हैं? 1897 के एपिडेमिक डिजीज़ कंट्रोल एक्ट में है। ठीक है, हाल ही में देखा जाए तो 2020 के टाइम में कोरोना पेंडेमिक के दौरान भी इसको इन्वोक किया गया था, मतलब कि लागू किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं आज़ाद भारत के हेल्थ की कंडीशन के। ठीक है, तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में क्या हुआ, जो पब्लिक हेल्थ था, वो जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें थी वो हेल्थ मिनिस्ट्री को सौंप दी गई थी। एंड डिसीज सर्विलांस फेल बाय द वे साइड, और फिर यहीं से समस्या खड़ी होना चालू हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। क्यों, आखिर हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि इंडिया के ऊपर लगाया जाता है कि इंडिया बदनाम है। ठीक है, नोटोरियस है बिकॉज ऑफ नॉट कलेक्टिंग और वेरीफाइंग डाटा ऑन डिजीज़ और काज ऑफ डेथ का सही कारण नहीं पता है। दूसरी बात ये है, इसके पास जो हेल्थ से संबंधित डाटा है ना,
वो भरोसे का नहीं रहता है, यहाँ पर डाटा को अच्छे से कलेक्ट नहीं किया जाता है, ऐसा बदनाम किया जाता है इंडिया को। अब हम बात कर रहे हैं एनडीएमए की। एनडीए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की। जब हमें लगा कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें काम करना है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी आई थी, ठीक है। जब भी कोई डिजास्टर आया उसको कंट्रोल कौन करेगा? एनडीएमए करेगा। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ है ना, पब्लिक हेल्थ वुड हैव फॉरकास्ट द इमरजेंसी एंड इंटरवेंड प्रोएक्टिवली। दो काम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यदि कोई बीमारी आ रही है तो उसकी फॉरकास्टिंग करना है इमरजेंसी के लिए, और इंटरवेन हमें करना है प्रोएक्टिवली किसी भी कामकाज में। तो कुल मिलाकर बताया जा रहा है, ठीक है, हेल्थ को आप एसेट की तरह, संपत्ति की तरह देखिए। यदि मैं स्वस्थ हूँ इसका मतलब मेरा कोई मूल्य है, मेरी कोई वैल्यू है, और नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। तो आखिर हेल्थ आखिर है क्या? तो बेस्ट डेफिनेशन दो भाग में बांटी गई है। पहली है सब्जेक्टिव, जिसका मतलब है आपका जो शरीर है एकदम स्वस्थ है, मानसिक तौर पर भी आप अच्छे हो, और तीसरी नंबर ये सोशल वेलबीइंग है, समाज के साथ साथ में आप अच्छी तरह से घुल मिल रहे हो, समाज का अच्छा करने के लिए आप तैयार हो। एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव परिभाषा क्या कह रही है? ऑब्जेक्टिव कह रही है कि आप किसी रोग से ग्रसित नहीं हैं, ठीक है, एंड वैलिडेटेड विद एविडेंस। तो नॉर्मली हम जब स्वास्थ्य सेक्टर की बात करते हैं ना, पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर की, तो हम ये सोचते हैं कि पब्लिक हेल्थ का मतलब है दो सिस्टम काम कर रहे हैं और उन दोनों को हम एक करके देख रहे हैं, ठीक है। तो जो सिटीजन्स लोग होते हैं ना, वो हेल्दी और जो इम्प्रूविंग हेल्थ इंडिकेटर है, ये जो कॉमन गोल बनाए गए हैं कि हमें हेल्दी रहना है और इम्प्रूव करना है हेल्थ के इंडिकेटर को। तो जब भी हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि सरकार की सुविधाएं की हम बात कर रहे हैं। तो पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है, पब्लिक हेल्थ हैज़ डिजीज प्रिवेंशन थ्रू इंटरवेंशन टारगेटेड एट सोशल एंड एनवायरमेंटल डिजीज डिटर्मिनेंट एज इट्स प्राइमरी पर्पस। सरकार आपको यदि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है तो उसका प्राइमरी पर्पस आखिर होता क्या है? पहली नंबर बात, रोग से आपको प्रिवेंशन करना। दूसरी नंबर की बात यह है, सरकार प्रिवेंशन करेगी टारगेटेड एट सोशल एंड एनवायरमेंटल डिजीज़, ऐसे रोग जो कि समाज को प्रभावित कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, तो इन पर सरकार इंटरवेंशन का काम करेगी। फंक्शनल एपिडेमियोलॉजी की हम बात करें तो एपिडेमियोलॉजी आखिर है क्या? पब्लिक हेल्थ का एक प्रकार से साइंस है। रोग क्यों उत्पन्न हो रहा है, उससे हम कैसे करके निपटेंगे, उसको हम कहेंगे एपिडेमियोलॉजी। दूसरे नंबर की बात है डिजीज़ सर्विलांस, और जो एपिडेमियोलॉजी है वो सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, ठीक है। यदि कोई रोग आया है तो उसकी सर्विलांस करना है, और दूसरी बात उस रोग के बारे में हमें जानकारी रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कहेंगे तो एक ही सिक्के के ये दो पहलू माने जाते हैं। जो पुराना वाला रहता है, फॉर्मल रहता है, वो प्रोवाइड करता है हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन ताकि हम एक्शन ले सकें, सर्विलांस यदि हम कर रहे हैं। जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो क्या काम करता है? वो डाटा का एनालाइज करता है ना, और साथ साथ में जो प्लानिंग है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, एक है एपिडेमियोलॉजी और दूसरा है डिजीज़ सर्विलांस। दोनों के बारे में यहाँ पर क्लियर बात कर दी गई है। तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ था? लैक ऑफ फंक्शनल एपिडेमियोलॉजी थी, लेड टू इनएडिक्वेट फॉरवर्ड प्लानिंग। जब हम अच्छी तरह से एपिडेमियोलॉजी को काम में अपने ले नहीं पाए तो बहुत अच्छी हम फॉरवर्ड के लिए प्लानिंग भी नहीं कर पाए थे, ऐसा कोरोना के दौरान हुआ था। इंडिया के पास ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, बट दे यूज देयर एक्सपर्टाइज प्रीडोमिनेंटली फॉर रिसर्च एंड टीचिंग। तो ज़्यादातर हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो रिसर्च में अपना टाइम खर्च कर दे रहे हैं, दूसरा टीचिंग में टाइम लगा दे रहे हैं,
इसीलिए कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर होते हुए भी कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है। तो इट इज़ हाई टाइम द यूज दिस डिसिप्लिन फॉर मैनेजिंग पब्लिक हेल्थ। अब बात कर रहे हैं हम मद्रास की। उस टाइम में ब्रिटिश का राज हुआ करता था, तो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी इंडिया की। तो मद्रास एक ऐसा प्रेसिडेंसी थी, वो अकेला ही था जिसने रिटेन किया था लीगेसी ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्ट, जहां पर पब्लिक हेल्थ एक्ट लागू किया गया था। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन है, शॉर्टकट में कहें तो DPHPM, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये कंटिन्यू है कब से? 1930 से। और ये सबसे अलग है, जितने भी स्टेट की जो चीज़ें चल रही, योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं से ये योजना अलग है। DPHPM 1930 से लागू। इसके बाद तमिलनाडु का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस थी उसको हमने जोड़ दिया किसके साथ साथ में? DPHPM के साथ में जोड़ दिया। सेकेंडरी जो हेल्थ केयर सिस्टम था इसको हमने जोड़ दिए, बना दिए किसको? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस को बना दिए। टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम को हमने असाइन कर दिया था मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के साथ में। 3 स्तर में 3 लेवल पर तमिलनाडु की हेल्थ सेक्टर काम करता है। और फिर बताया जा रहा है हर एक लेवल में एक डायरेक्टोरेट है, कहाँ पर? हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ में। अब तमिलनाडु ने पॉपुलेशन में स्टेबलाइजेशन ला लिया है, ठीक है, आफ्टर अचीविंग पॉपुलर स्टेबलाइजेशन। और ये कैसे करके आया? ये आया है प्लान्ड एक्टिविटी के माध्यम से। तमिलनाडु आज के टाइम में मूव कर रहा है फॉरवर्ड फॉर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन विथ एश्योर्ड परपिचुअल हाई ऑर्डर रिटर्न, और इसका फिर उसको हाई ऑर्डर रिटर्न भी मिल रहा है। 2017 का नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या कहती है? NHP, ये रिकॉग्नाइज करती है द इमरजेंस ऑफ रोबस्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हमारी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और आने वाले टाइम में फ्यूचर ये बताया जा रहा है डबल डिजिट की इसमें ग्रोथ होने वाली है। मेडिकल जो प्रोफेशनल होते हैं प्राइवेट टर्सरी सेक्टर केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले के, उनके ऊपर आप गर्व कर सकते हैं। ये प्रोवाइड कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास सर्जिकल मेडिकल इंटरवेंशन। इसके साथ साथ में ये अट्रैक्ट कर रहे हैं हेल्थ केयर सीकर्स इवन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि हमारे देश में कई सारी बीमारियों का इलाज बताया जाता है बहुत सस्ता है विकसित देशों की तुलना में। तो जो हेल्थ केयर टूरिज्म है हमारा, इंडस्ट्री है हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है फॉरेनर्स को। तो इसका मतलब ये है आने वाला जो टाइम है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए वो डबल डिजिट की ग्रोथ लेकर के आने वाला है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि बाहर के लोग तो आकर के यहाँ सस्ता इलाज कर ले रहे हैं, लेकिन भारत के गरीब लोग उस चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं जो उनका मौलिक अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर ऐसी बात कही जाती है। तमिलनाडु किस किस मामले में पहला रहा है? स्मॉल पॉक्स से लड़ाई करने में, एलिमिनेट करने में पहले नंबर पर रहा, ठीक है। इसके अलावा गिविना वॉर्म, पोलियो, मीजल्स मोर्टेलिटी एंड द फर्स्ट टू डॉक्यूमेंट जापानीज इंसेफेलिटीज़, पहली बार इसने डॉक्यूमेंट किया था जापानी इंसेफेलिटीज़ को। साथ साथ में डेंगू वायरस टाइप 1 से लेकर के टाइप 4, HIV और जो हेपेटाइटिस B है इन्फेक्शंस इन इंडिया, इन सब की डॉक्यूमेंट्स करने वाला वो पहला राज्य बना था। सेकेंड नंबर की बात, जो नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजीज सर्विलांस मॉडल अपनाया गया है, जिसने जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन सिस्टम में बहुत ही बढ़िया काम किया था, वो अपने आप में एक पायोनियर है। इसका जो महीने का जो हेल्थ इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है, जिसको कहते हैं हम NADHI नदी, वाइडली एप्रिसिएटेड ग्लोबली,
तो इसकी प्रशंसा न केवल भारत में हो रही बल्कि ग्लोबली भी इसकी प्रशंसा हो रही है। ठीक है, वाज अंडर वैल्यूड नेशनली, लेकिन नेशनल लेवल पर इसको उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, अंडर वैल्यू इसको रखा जाता है। अब सरकार ने मोबाइल फ़ोन का पेनिट्रेशन करी है। द स्टेट ईजिली रिवाइव एंड रिवाइज इट्स यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा। मोबाइल फ़ोन यदि सरकार ने हर आदमी को दे दी है तो जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है उसको वो क्या कर सकती है, प्राप्त कर सकती है आसानी से, उसको टाइम टाइम पर रिवाइज करते जाएगी। ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है कलेक्शन एंड कम्युनिकेशन के मामले में। ठीक है, तो हर जो ज़िला है यहाँ पर अप स्केलिंग की गई है ताकि पोटेंशियल किया जा सके इसको, पोटेंशियल इसके पास, क्योंकि पोटेंशियल है नेशनल लीडर बनने के मामले में। कौन कौन से क्षेत्र में? सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन के मामले में, उसको एनालाइज करता है, डिजीज़ के प्रिवेंशन के मामले में, आउटब्रेक एंड कंट्रोल एंड क्रेडिबल रिकॉर्डिंग ऑफ काज ऑफ डेथ। बहुत सटीक तरीके से मृत्यु के आंकड़े रिकॉर्ड करता है। यदि किसी की भी डेथ हुई है तो किस कारण से हुई है, कब हुई है, मतलब सही जानकारी की रिकॉर्डिंग की जाती है। तो ध्यान ये रखना है कि तमिलनाडु को सरकार के साथ साथ में निजी लोगों को भी आगे लेके आना है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आगे बढ़े, मतलब कि दोनों की भागीदारी को अधिकतम हमें करना है ताकि हमारा जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रणाली है इससे हम उसको न्याय संगत बना सकें। हमें प्राथमिक से लेकर के तृतीयक देखभाल को बिल्कुल निर्बाध रूप से गति देना, सभी के लिए एक समान स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जाता है। एक और आर्टिकल है 3 नंबर का जिसमें बताया जा रहा है बैंकिंग के क्षेत्र में जो धोखाधड़ी होती है। ठीक है, आपका जो पैसा है किस प्रकार से कोई व्यक्ति या फिर कंपनी उसको उड़ा करके ले जाती है, हज़ारों करोड़ों का नुकसान कर देती है। इस प्रकार की धोखाधड़ी को यदि रोकना है तो और भी कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, जिसमें बैंकों की आंतरिक और जो बाहरी लेखा परीक्षा प्रणाली है इसको सबसे पहले हमें बहुत दुरुस्त करना पड़ेगा, इसमें ऐसा बताया जाता है। तो जो स्कैम हो रहे हैं जैसे कि सहारा स्कैम हो गया, नीरव मोदी वाला हो गया, दुनिया भर का जो स्कैम हम देख रहे हैं ये डैमेज कर रहा है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, यहाँ पर बताया जाता है। तो और भी ज़्यादा हमें स्टेप उठाने की ज़रूरत है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें इस प्रकार के जो फ्रॉड हो रहे हैं। इसमें इंक्लूडिंग है क्या चीज़, हमें टाइट करना है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम को। बैंकों की जो ऑडिटिंग हो रही है इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत टाइट करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सेलिब्रेट कर रहा है और इसी दौरान दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने क्या कम कर दिया है, 35,000 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया है। तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो जो DHFL केस था ना, ये केवल आप इसको आइसोलेट केस नहीं मान सकते, सिंगल केस नहीं मान सकते। इसी साल फरवरी के महीना में ABG शिपयार्ड लिमिटेड ऑफ सूरत ऑलरेडी टेकन ए लोन ऑफ अबाउट 23,000 करोड़ इन ए फेक मैनर। सेकेंड एग्जाम्पल आपने काहे का देख लीजिए, ABG शिपयार्ड लिमिटेड का देख लीजिए, जिसने 23,000 करोड़ रुपया का फेक लोन ले लिया था। अब सोच लीजिए, अब वो 1 रुपया भी वापस करने वाला नहीं है। तो 1 फरवरी 2019 को बैंकों की एक मीटिंग होती है टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ द सीरियस एलिगेशन ऑफ ए लोन रीपेमेंट डिफॉल्ट अगेंस्ट द DHFL, क्योंकि जो DHFL थी वो लोन को पटाने में सक्षम नहीं थी, इसको लेकर के बैटिंग हुई थी। इससे क्या हुआ था, एक कोर कमेटी थी जिसमें 7 लार्जेस्ट बैंक शामिल थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके साथ साथ में द बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, सिंडिकेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो इसकी एक कोर कमेटी गठित की गई थी। अब ऐसा कहा जा रहा है जो कि ग्लोबल नेटवर्क है ना प्रोफेशनल फर्म का,
ये प्रोवाइड करती है ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी सर्विस। क्या बोल रहे हैं हम इसको? KPMG। KPMG एक प्रकार से समूह है या फिर नेटवर्क है। was roped in as a evaluator to lead a unique survey review of DHFL for period 1 अप्रैल 2015 से लेकर के, कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि 2015 से 2019 के बीच में, ठीक है, DHFL का रिव्यू करने का काम KPMG को सौंपा गया था। अब CBI भी इसमें सामने आती है। इसकी जो पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी FIR जिसको कहते हैं, जिसमें ये बात पता चली है कि SBI वाज द मोस्ट बैडली हिट, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है SBI, क्योंकि SBI का जो NPA था वो हद था कितना, 9,898 करोड़। द वेरी सम DHFL एक्वायर्ड फ्रॉम इट, इतना पैसा उसने यहाँ से लिया। ठीक है, तो essentially the Bank of India and Canara have been plundered to tune of more than 4,000 करोड़। अब अलग अलग बैंक से अलग अलग ये नुकसान इसका दिखाया जा रहा है।